हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजय ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग सारे पेपर्स देख रहे थे, उसी क्रम में आज जो पेपर पे हम डिस्कशन करने आए हैं वो है आपका मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, सेमेस्टर 5 का पेपर है जिसमें आप लोगों को मॉनेटरी थ्योरी और बैंकिंग इन इंडिया के बारे में समझना है। हम इसके कुछ 50-50 क्वेश्चंस करके 4-5 वीडियोस लेके आएंगे और इनको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ग्रीशम लॉ ने। ठीक है ना, ग्रीशम लॉ कहते हैं इसको, सर थॉमस ग्रीशम, ये ग्रीशम लॉ कहते हैं इसको। बात समझ में आ गई? सर थॉमस ग्रीशम। ठीक है, सर थॉमस ग्रीशम, याद रहेगा, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, सर थॉमस ग्रीशम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पेपर मनी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। तो पेपर मनी किसका एग्जांपल है? तो पेपर मनी सिल्वर मनी तो होगा नहीं, मेटेलिक मनी तो होगा नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव मनी होगा। वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव मनी होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच मेथड ऑफ नोट इश्यू हैज बीन एडॉप्टेड इन इंडिया? इंडिया में कौन सा मेथड नोट इश्यू का एडॉप्ट किया गया? तो ये बात आप लोगों ने क्लास 12 में भी बैंकिंग में पढ़ा है कि हम लोगों ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को क्या किया? हम लोगों ने मेथड को एडॉप्ट किया। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या था कि 200 करोड़ हम क्या रखेंगे? हमेशा कम से कम मिनिमम रिजर्व में रखेंगे और तब हम नोट इश्यू करेंगे। बात समझ में आ रही है? तब हम नोट्स इश्यू करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नरसिम्हन कमेटी की जब भी बात होगी तो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बात होगी। नरसिम्हन कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स। नरसिम्हन कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर के बीच में जो प्राइमरी रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? वो होता है डेटर और क्रेडिटर का होता है। डेटर और क्रेडिटर का होता है। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन किसमें बैंकर और कस्टमर में डेटर और क्रेडिटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इनिशिएट्स? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कब से इनिशिएट हुआ? तो जब से इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू हुई होगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब से शुरू हुआ? 1991 से। तो उसी क्रम में क्या हुआ? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी शुरू हुआ। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991। 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बैंक प्रोवाइड्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स? तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? तो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट होगा, जो टर्म डिपॉजिट होगा। ठीक है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो होगा उस पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है बैंक। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द एपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आपको पता है एपेक्स की जब भी बात होती है तो दादाजी की बात होती है। दादाजी कौन है बैंकिंग सेक्टर के? तो वो आरबीआई है। ठीक है ना, वो कौन है? वो आरबीआई है। एपेक्स बॉडी कौन है बैंकिंग सेक्टर की? सारे कॉमर्शियल बैंक्स की एपेक्स बॉडी कौन है? सारे कॉमर्शियल बैंक के दादाजी कौन है? तो वहां पर बात किसकी आएगी? आरबीआई की आएगी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एपेक्स बॉडी कहां की फाइनेंस करने वाली? एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करे, तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? वहां एपेक्स बॉडी है नाबार्ड। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1982, जुलाई 1982। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच बैंक वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एटीएम मशीन इन इंडिया? तो HSBC। इसका आंसर क्या है? HSBC। ठीक है, जो बैंक पहली बार एटीएम मशीन इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है HSBC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए, इसको याद करने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। याद करने का जो तरीका है, मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहली बात तो इसका आंसर आप समझ लीजिए जेएम कीन्स है। ठीक है ना, याद कैसे आप कर सकते हैं? तो याद करने का आप तरीका याद रखिए कि जेएम कीन्स जो थे उन्होंने मनी को 3 मोटिव के लिए इस्तेमाल होने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि
3 मोटिव्स के लिए, 3 मोटिव्स के लिए मनी का इस्तेमाल होता है। पहला मोटिव था आप कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन मोटिव। वो कहते थे मनी का इस्तेमाल हम स्पेकुलेशन मोटिव में कर सकते हैं। मनी का इस्तेमाल हम प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। और मनी का इस्तेमाल हम ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन मोटिव होगा तो प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। स्पेकुलेशन तो हमेशा फ्यूचर के लिए होगा, तो फ्यूचर मोटिव की जो भी बात कर रहा होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर मोटिव की, वो 3 मोटिव्स किसका था? जेएम कीन्स का था। याद हो गई बात? यहां से आप 2-3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन क्या? एक आपसे पूछ सकता है कि जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग, जेएम कीन्स के अनुसार जो मनी था उसको कितने तरीके से बांटा गया था? तो 3 तरीकों से बांटा गया था, ठीक है ना। वो 3 मोटिव्स आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि ये बात आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी क्लास 12 में तो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आईएफएससी। आईएफएससी स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये ऑप्शन नंबर ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आरटीजीएस क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सीबीएस स्टैंड्स फॉर। तो सीबीएस स्टैंड्स फॉर कोर बैंकिंग सिस्टम। देखिए यहां पर थोड़ा सा एरर है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना, कोर बैंकिंग सिस्टम। सीबीएस क्या होगा? कोर बैंकिंग सिस्टम। ये एक तरीके से क्या करता है कि बहुत सारे ब्रांच होते हैं ना किसी भी बैंक के, उसका एक सेंट्रलाइज्ड जो सर्विस होता है वो प्रोवाइड करने का काम यहां से होता है, ठीक है। मतलब अभी के लिए आप सिर्फ याद रखिए कि सीबीएस स्टैंड्स फॉर कोर बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये बात, गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि अभी ग्रीशम का लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट क्या? गुड मनी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी में ये बात दिख रहा है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ये बात किसकी है? ये बात है ग्रीशम की, याद रखिए बार बार, ग्रीशम, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें से किसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप बैंक्स को भी कहते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी कहते हैं, आप आईडीबीआई को भी कहते हैं, यानी कि सारे ही जो इसमें हैं ये सब क्या हैं? ये सब आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। हु इज इशुअर ऑफ पेपर मनी ऑफ ₹5 इन इंडिया। तो 5 रुपए का जो नोट है या फिर 5 रुपए जो है, इसको पेपर मनी की बात कर रहा है तो नोट ही है, ठीक है ना। उसको इश्यू करने का काम कौन करता है? तो उसको इश्यू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का जो नोट है, एक रुपए का जो क्वाइन है या नोट है, आप जो भी कहें, ये काम करने का काम कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, जो कि किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। बात समझ में आ गई? अगर 1 रुपए की बात करता, 1 रुपए की बात करता, तो वहां पर आंसर क्या हो जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि ये 5 रुपए की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, या यहां पर हो सकता था सेंट्रल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु मे क्रॉस अ चेक। तो चेक को कौन, चेक पे क्रॉस कौन कर सकता है? तो आपका ड्रॉवर जो होगा वही क्या कर सकता है? चेक पे क्रॉस कर सकता है। चलिए, इन विच ईयर एंड डेट नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश। ऐसा कि मैंने पहले बता भी दिया आपको, नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1982। तो याद रखिए 12 जुलाई, 12 जुलाई 1982, ठीक है ना, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 19 जुलाई। अच्छा, 1969 में कितने कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था? 14 बैंक्स को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 ऐसे प्राइवेट बैंक थे जिनको सरकारी बैंक बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यूटीआई बैंक हैज नाउ चेंज इट्स नेम, एक्सिस बैंक हो गया है। यूटीआई बैंक का अब नाम क्या हो गया है? एक्सिस बैंक हो गया है। यूटीआई बैंक का अब नाम क्या हो गया? एक्सिस बैंक हो गया है। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोबाइल एटीएम इन इंडिया? तो पहली बार मोबाइल एटीएम इन इंडिया किसने स्टार्ट किया था भाई, किस बैंक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई। ये ऑप्शन एचडीएफसी होगा। ठीक है, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई। ठीक है, पहला मोबाइल एटीएम आईसीआईसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। फॉलोइंग इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ठीक है ना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी इसमें से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। ठीक है ना, नहीं है में पक्का क्वेश्चन में आरबीआई दिया होगा, ठीक है ना, या सेंट्रल बैंक दिया होगा। तो ये आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। बात समझ में आ गई? समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ये है और ये नहीं है। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म पेपर गोल्ड रेफर्स टू, द टर्म पेपर गोल्ड रेफर्स टू एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है ना, पेपर गोल्ड रेफर्स टू एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। याद रखिए, पेपर गोल्ड एसडीआर, पेपर गोल्ड एसडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी आपको पता है कि वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और डेबिट कार्ड भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो पे नाउ में इस्तेमाल करते हैं कि पे लेटर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम एक तरीके से पे लेटर के लिए करते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम पे नाउ के लिए करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफिस ऑफ सिडबी। सिडबी का हेड ऑफिस अपने ही पास लखनऊ में है। ठीक है ना, सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो अपने ही यहां लखनऊ में है। ठीक है ना, सिडबी का हेड ऑफिस कहां है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफएससी स्टैंड्स फॉर, ये लग रहा है दूसरी बार आ गया क्वेश्चन। ठीक है, दो बार याद कराया जा रहा है। ठीक है, एसडीएफ आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है ना, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया। पहला फाइनेंशियल आईएफसीआई, पहला जो फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ इंडिया में उसका नाम था आईएफसीआई। इन सब के फुल फॉर्म्स आपको देखने हैं। ठीक है ना, आईएफसीआई। ई बैंकिंग इज सिनोनिम विथ, ई बैंकिंग का मतलब इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग का मतलब इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाई। तो कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया आर गवर्न्ड बाई का आंसर क्या हो सकता है? तो आपको लगा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो करेगा लेकिन इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार। बात समझ में आ रही है? आरबीआई जब 1949 के इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार आरबीआई ही कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगा? गवर्न करेगा। आरबीआई ऑफ 1934 नहीं। बात समझ में आ गई? 1935 के एक्ट के बाद उसको क्या किया गया? उसको रेगुलेशन एक्ट नेशनलाइज भी किया गया आरबीआई को। उसके बाद वो क्या कर सकता है? उसके बाद ही वो सारे कॉमर्शियल बैंक को गवर्न कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और अगर ये एक्ट वैक्ट नहीं लिखा होता, सिर्फ आरबीआई लिखा होता, आरबीआई लिखा होता, आईडीबीआई लिखा होता, सेबी लिखा होता, तो आप क्या कहते? तो आप कहते कि ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को गवर्न कौन करेगा? तो आरबीआई करेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है दोनों बात? चलिए आगे। कैंसिलेशन ऑफ चेक इज नोन एज, कैंसिलेशन ऑफ चेक इज नोन एज डबल क्रॉसिंग। क्या होता है? डबल क्रॉसिंग होता है। कैंसिलेशन ऑफ चेक, डबल क्रॉसिंग। जो लोग यूज करते हैं वो जानते होंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अभी बस आप ये याद रखिए, कैंसिलेशन ऑफ चेक इज नोन एज डबल क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस ऑफ डैश बिगिंस विथ बैंक्स लेंडिंग मनी आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। तो ये बात फिर से आपने क्लास 12th में पढ़ी है। क्रेडिट क्रिएशन आपने क्या पढ़ा है? क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, याद आ रहा है?
जैसा कि आपके बुक का ही एग्जाम्पल था शायद कि पहले 1000 रुपए गए, 1000 डिपॉजिट किया, 1000 डिपॉजिट किया, फिर सेंट्रल बैंक कही कि कुछ रिजर्व रखो, तो मान लीजिए रिजर्व रख दिया कितना परसेंट, 20%। 20% रिजर्व रखने का मतलब हो गया कि 200 रुपए मैंने क्या किया, रिजर्व रख दिया। ठीक है, तो कितना रुपए अब बैंक लोन दे सकता है, तो 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ था बैंक के पास, 200 रुपए आरबीआई के पास चला गया रिजर्व, बचा कितना, 800 रुपए लोन। तो ये पहला वाला जो 1000 रुपए डिपॉजिट आया, इसी को हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद जो 800 लोन जाएगा, फिर 800 का 20% यहां पर 160 रुपए रिजर्व जाएगा, ये सब आपके सेकेंडरी आ गए, लेकिन प्राइमरी डिपॉजिट ये है। तो रिलेशन किससे है इसका, इसका है क्रेडिट क्रिएशन से। यहां से क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्लियर है आपको बात। एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। आगे चलते हैं। प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर इज, तो फिर से वैसे एक और बात, डेटर एंड क्रेडिटर। क्या होता है, डेटर एंड क्रेडिटर। जो प्राइमरी रिलेशनशिप है बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर, वो डेटर और क्रेडिटर का होता है। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी। ठीक है, आते हैं 34। फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। पहला प्राइवेट बैंक कौन सा था, तो इंडसलैंड बैंक था। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पहला जो प्राइवेट बैंक था वो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया। फर्स्ट एटीएम इन इंडिया किसने इंट्रोड्यूस किया, एचएसबीसी। मोबाइल एटीएम की बात होगी तो आईसीआईसीआई, और पहले एटीएम की बात होगी तो एचएसबीसी। ठीक है, एचएसबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ओटीपी क्या है, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी क्या है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, हम लोग डेली इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। विच बैंक हैज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक हम पहले 1920s में ये था। जब भारत आजाद हो गया तो इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके क्या नाम रख दिया गया, एसबीआई रख दिया गया। कब स्टैब्लिश हुआ एसबीआई, 1955। ठीक है, 1955। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। बैंक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ आर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ बैंक की क्लासिफिकेशन हम लोग शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक दोनों में करते हैं, यानी बोथ बी एंड सी। ठीक है, एक अगर छोटी मोटी बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि जो भी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बाद ही, जिनका नाम आ गया शेड्यूल्ड हो गए, जिनका नाम नहीं आया नॉन शेड्यूल्ड है। ठीक है, ये ऊपर बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स आर फॉलिंग अंडर द, अच्छा, तो एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स आर फॉलिंग अंडर, तो आप जान रहे हैं ब्रांचिंग सिस्टम चलता है हमारे यहां। क्या है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है ना, ये ब्रांच वो ब्रांच, बात समझ में आ गई, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो देखिए, आप जानते हैं कि मनी जो होता है इसकी बात जब होती है तो हम इसके कुछ फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि एक अर्थशास्त्री थे, या फिर हम कह सकते हैं एक मॉनिटरिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है ना, मनी इज व्हाट मनी डज। क्या आप नाम बता पाएंगे कौन है ये जिन्होंने ये बात कही थी? चलिए, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि मनी इज व्हाट मनी डज किसने कहा था। ठीक है, अब इस बात का मतलब यह था कि मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी की तरह कार्य करता है। तो यहां बात आएगी कार्य करना, यानी फंक्शन ऑफ मनी। तो फिर फंक्शन ऑफ मनी को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा। फंक्शन ऑफ मनी को हमने क्या किया, वैसे तो तीन पार्ट होते हैं इसके, जिसमें हम लोग कहते हैं एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन, एक कॉन्टीजेंट फंक्शन। ठीक है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये कौन सा फंक्शन है? तो जब हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल होगा, वो उसका प्राइमरी फंक्शन है। वो उसकी कुछ मेजर ऑफ वैल्यू होगी, ये आपका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन क्या हम मनी को स्टोर कर सकते हैं?
क्या हम मनी को फ्यूचर में डेफर्ड पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू की बात आती है या डेफर्ड पेमेंट की बात आती है, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है। बात समझ में आ गया? ये आपका सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हु सेड मनी इज द गारमेंट ड्रैप्ड राउंड द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? ये बात मार्शल ने कही होगी, पक्का मार्शल ने कही होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, आपको याद हो रही है बातें? ये बात क्या होगा? मनी इज गारमेंट ड्रैप्ड राउंड द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ये बात किसकी है? ये बात प्रोफेसर मार्शल की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉन्टीजेंट? देखिए मैंने कहा ना फंक्शन तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टीजेंट। तो कॉन्टीजेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो कॉन्टीजेंट वहां बच गया था वो यहां कंप्लीट हो जाएगा। तो गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी जो है ये आपका कॉन्टीजेंट फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब कॉन्टीजेंट जो छूटा था उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब कॉन्टीजेंट फंक्शन है। ठीक है, पूछा हुआ है कि नॉट अ कॉन्टीजेंट फंक्शन, तो गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मनी मीन्स है कि एंड है कि दोनों है कि कुछ नहीं है? तो मनी मीन्स है। मनी क्या है? उसके माध्यम से हम कोई काम करते हैं, मीडियम है वो। ठीक है ना, मीन्स, एंड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मनी इज द पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। इट इज कोट ऑफ। देखिए मार्शल भैया, इकोनॉमिक लाइफ की बात होगी, मार्शल भैया पाइवट अराउंड विच ऑफ द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स की बात होगी, तो किसका नाम आएगा? नाम आएगा आपका प्रोफेसर मार्शल का। ठीक है ना, ये डेफिनेशंस हैं, किसी पेज पे लिख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशंस तो याद करनी है, थ्योरी तो है नहीं, लेकिन एक ऑप्शन सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मनी इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट इन अ कंट्री। मनी इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट इन अ कंट्री कॉल्ड मनी ऑफ अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव मनी, स्टैंडर्ड मनी या मेटेलिक मनी? इसका आंसर पहला है जिसका नाम है मनी ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, मनी ऑफ अकाउंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मनी इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी मनी? तो देखिए इमरजेंसी मनी हम किसको कहते हैं? हम फिएट मनी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फिएट मनी का मतलब क्या हुआ? फिएट मनी का मतलब हो गया कि वो मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। हाँ, मोदी जी ने कहा था 2016 में, क्या कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। लीगल टेंडर नहीं होंगे मतलब क्या? कि वो मनी अब हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज से बाहर कर दिया गया। ठीक है ना, तो फिएट मनी कौन से मनी होंगे? जो लीगल टेंडर होंगे। ठीक है ना, तो अब लीगल टेंडर होंगे तो कभी भी किसी जरूरत पर, तुरंत आकस्मिक जरूरत पर कौन सी मनी इस्तेमाल होगी? फिएट मनी इस्तेमाल होगी। तो इमरजेंसी मनी जो भी होगी वो फिएट मनी होगी। बात समझ में आ गई? आप जानते हैं कि मनी, आप कुछ फॉर्म्स पढ़े थे, आप पढ़े थे फिएट मनी, आपने पढ़ा था फिड्यूशरी मनी, आपने पढ़ा था क्रेडिट मनी, आपने पढ़ा था फुल बॉडीड मनी। तो आप जानते हैं कि फिएट मनी कौन सी मनी है? लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी का मतलब कौन सा मनी? वो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आराम से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, जैसे अभी का 500 का नोट, पुराना 2000 वाला नोट नहीं, अभी का 500 नोट, 100 का नोट, बात समझ में आ गई, 200 का नोट, ये सब क्या है? लीगल टेंडर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल हो रहा है। फिड्यूशरी मनी कौन सी मनी होती है? जो ट्रस्ट के बेसिस पे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेक हो गया। चेक की जब भी बात होगी, जैसे कि आप जानते हैं कि एक होता है फिएट मनी, एक होता है फिड्यूशरी मनी, एक होता है आपका क्रेडिट मनी, एक होता है आपका फुल बॉडीड मनी। फिएट मनी लीगल टेंडर वाली जो मनी होगी, चेक लीगल टेंडर नहीं है, चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर। बात समझ में आ गई? चेक क्या है? जो ट्रस्ट के बेसिस पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट मनी क्या होती है? तो जो जैसे 500 का नोट है, 500 का नोट बनाने की जो कॉस्ट होगी और 500 के नोट की जो वैल्यू होगी, दोनों में अंतर है। बात समझ में आ गई? तो हम कहते हैं कि जो पेपर इस्तेमाल हुआ है और जो वैल्यू है उसकी, वो दोनों क्या है? डिफरेंट है।
तो ये बात आप लोगों ने पढ़ी है क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी में। फुल बॉडीड में क्या होगा, जो उसकी वैल्यू है और जो उसको बनाने की कॉस्ट है वो दोनों क्या है, लगभग सेम है, ठीक है ना। कब इस्तेमाल करते थे फुल बॉडीड मनी का, जब गोल्ड सिस्टम चलता था, ठीक है ना, जब हम सिल्वर में, गोल्ड में, ब्रॉन्ज में ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक है ना। क्रेडिट मनी अब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इंडियन रूपी क्या है, इंडियन रूपी इज टोकन मनी, स्टैंडर्ड टोकन मनी, नन ऑफ दीज। तो जो हमारा इंडियन रूपी है वो स्टैंडर्ड टोकन मनी है, स्टैंडर्ड टोकन मनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड टोकन मनी है, ठीक है। ये पिछले का आंसर आप समझ गए हैं, इमरजेंसी मनी क्यों कह रहे हैं फिएट मनी को। चलिए ठीक, आगे। इंडियन रूपी इज स्टैंडर्ड टोकन मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच वन इज नियर मनी। नियर मनी कौन सी है, तो बॉन्ड्स हो जाएगा नियर मनी। बात समझ में आ गया, बॉन्ड्स हो जाएगा, ट्रेजरी बिल्स हो जाएंगी, ये सब चीजें क्या है, हमारी नियर मनी, ठीक है। डीलिंग ऑफ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स आर इन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स कैपिटल मार्केट होगा क्या, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। बात समझ गए, इसका आंसर क्या होगा, मनी मार्केट। डीलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट, डीलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, मनी मार्केट। क्लियर है बात। विच मार्केट डज नॉट इशू इनिशियल सिक्योरिटीज, इनिशियल सिक्योरिटी कौन सी मार्केट नहीं इशू करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। आप जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट जो होता है आपका वो दो तरह का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में आपके वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपका ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब चीजें आती हैं। कैपिटल मार्केट को आप लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आपने क्लास 12 के बिजनेस में भी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर आगे जब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी कंसेप्ट आएगा, उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 50 क्वेश्चंस है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और एक क्वेश्चन शायद मैंने बीच में आपसे पूछा हुआ है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, फिर नए वीडियोस के साथ हम लोग यहाँ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।